नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने यारों यारों की तैयारी में भरपूर मेहनत से साथियों। और इस बार साथियों लक्ष्य प्राप्ति ही अंतिम विकल्प है और उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ हमें अपना लक्ष्य चाहिए, हमें अपनी नौकरी चाहिए, हमें समीक्षा अधिकारी चाहिए बस। तो उसे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए साथियों और हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों कि कल की क्लास हमारी में कल से हमने आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ किया है। कल हमारी पहली क्लास थी। थोड़ा आधुनिक भारत के बारे में बताया और यूरोपियों के आगमन के बारे में बताया। तो पहले जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि PDBDFS वाले करवाया था। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स। तो पुर्तगाली और डच कंपनी तक कल हो गया था। आज ब्रिटिशर्स की चर्चा होगी कि ब्रिटिश कंपनियां कैसे आई। उसके बाद फिर ब्रिटिश के बाद आप देखोगे कि फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रांसीसी जैसी चर्चा होगी। तो फ्रांसीसी और डेनिशों की चर्चा होगी उसके बाद। और डेनिश का तो कुछ नहीं है, डेनिश का तो बस ये है कि वो आते हैं और उसके बाद अपनी सारी कंपनियां उनको ब्रिटिशर्स को बेचकर चले जाती हैं। तो वो नाम बात की। ऐसे ही स्वीडिश की चर्चा होगी तो स्वीडिश में बस एक व्यापारिक मंडल आएगा। तो उसकी तो वो तो मैंने पीपीटी में भी शामिल नहीं किया क्योंकि वहां से पूछता नहीं है, सिर्फ आपको क्रम समझाने के लिए PDBDFS करवाया था साथियों। तो आप अ, आपको जैसे मैं बताऊं तो उसमें से दो ही महत्वपूर्ण ऐसी कंपनियां हैं, जैसे दो या तीन मान लो। एक तो पुर्तगाली है। पुर्तगाली के बाद ब्रिटिशर्स तो हैं ही, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो आप रहोगे कि ब्रिटिशर्स का तो साम्राज्य स्थापित करेंगे। साम्राज्य नहीं बोल सकते, एक उपनिवेश स्थापित करेंगे, भारत को एक औपनिवेशिक या उपनिवेश के रूप में प्रयोग करेंगे। उसके बाद साथ ही फ्रांसीसी आएंगे जो सबसे बाद में आएंगे, या स्वीडिश से पहले आएंगे फ्रांसीसी। आज फ्रांसीसियों की भी चर्चा होगी और उनको भी आप देखोगे कि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हराए जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर वैसे मैं फ्रांसीसियों वाली उसमें भी चर्चा करूँगा, अभी जैसे कंपनी की चर्चा होगी, उनमें भी चर्चा करूँगा। तो आप देखोगे कि जो सहायक संधि का मतलब साथियों मैं उसमें करवाऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री में, इसके बाद ही जैसे आएँगी क्लास तो उसमें भी करवाऊँगा। तो सहायक संधि होती है साथियों कि किसी को अपना जैसे राजनीतिक आप सैनिक सहायता देकर उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करना, मतलब कि पैसे के बदले उसे सुरक्षा प्रदान करना या उसे सैनिक सैनिक देना कि मैं इतने सैनिक भेज रहा हूं तो हमें पैसे चाहिए, हमें इतना धन चाहिए, हम तुम्हारे राज्य पे कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और हमें हर महीने इतना वेतन चाहिए या इतना पैसा चाहिए। तो एक सहायक संधि की जब चर्चा होगी, वैसे जब क्लाइव का समय आएगा तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ समझाने का सिर्फ एक यही मोटिव है कि इसमें आप देखोगे फ्रांसीसियों में एक डुप्ले नामक गवर्नर आएगा और डुप्ले को ही सबसे पहले सहायक संधि या आर्थिक लाभ के लिए मतलब आर्थिक लाभ प्राप्त करने के बदले में राजनीतिक सहयोग की जिसे सहायक संधि बोला गया साथियों, वो सबसे पहले डुप्ले ही प्रारंभ करेगा भारत में। और डुप्ले के बाद जब प्रारंभ डुप्ले करेगा और उसके बाद क्लाइव उसे विस्तार से साथियों वो अपनाएगा या विस्तार से उसे का प्रयोग करेगा भारत के अंदर। तो वो साथियों सहायक संधि क्लाइव के समय में करेंगे। आज बिना देरी के फिर हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी दूसरी क्लास साथियों है तो वही टॉपिक, यूरोपियों का आगमन वाला, यूरोपियों के आगमन वाला ही टॉपिक है साथियों। लेकिन आज साथियों ब्रिटिशर्स की चर्चा होगी, ब्रिटिशर्स, क्योंकि कल पुर्तगाली और डच मैंने करवा दिए थे और उसके बाद आज ब्रिटिशर्स की होगी और आज ही ब्रिटिशर्स के बाद फ्रांसीसियों की चर्चा होगी, डेनिश की भी होगी और स्वीडिश का कुछ है नहीं तो उसकी मैंने पीपीटी में भी शामिल नहीं किया क्योंकि वहां से ना तो प्रश्न पूछा जाता। बस वो क्या एक प्रतिनिधि मंडल आया था, एक व्यापारिक मंडल आया, व्यापार विदेश चला गया। तो उसमें जब क्रम पूछता है तो PDBDFS तो स्वीडिश की चर्चा करते हैं। तो बिना देरी के साथियों हम सीधे अपने उस पर टॉपिक पे आते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे जैसे हम प्रारंभ करते हैं तो सीधे साथ ही प्रारंभ करेंगे ब्रिटिश कंपनी का आगमन। जब चर्चा होगी, एक सेकंड थोड़ा बोर्ड दिक्कत कर रहा है। हाँ, तो जैसी चर्चा होगी तो ब्रिटिशों का आगमन या ब्रिटिश कंपनी का आगमन, ब्रिटिश कंपनी कंपनी जैसे ही साथियों हम ब्रिटिश कंपनी की बात करते हैं तो उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले जो ब्रिटिश कंपनी है उसमें आप देखोगे कि 1588 में एक युद्ध कह सकते हैं, युद्ध होता है या नौसैनिक युद्ध होता है ब्रिटिश नौसेना में
और स्पेन की जो नौसेना थी स्पेनिश आर्मेडा में 1588 में, जैसे यहाँ से जैसे चर्चा होगी तो 1588 में ब्रिटिश नौसेना 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 के द्वारा स्पेनिश 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 एक सेकंड स्पेनिश आर्मेडा को पराजित कर दिया जाता है साथियों। और आर्मेडा का मतलब साथियों नौसेना है। नौसेना मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि ब्रिटिश आर्मेडा स्पेनिश आर्मेडा को पराजित किया जाएगा, पराजित किया गया। और जब साथियों आप देखोगे कि उस समय स्पेनिश जो आर्मेडा था वो पूरे यूरोप का सबसे कुशल नौसेना में अगर देखा जाए तो सबसे कुशल और योग्य और सबसे सर्वश्रेष्ठ नौसैनिक जो बोले जाते थे वो स्पेनिश आर्मेडा के साथ ही बोले जाते थे। उसी को जब ब्रिटिश आर्मेडा या ब्रिटिश नौसेना हरा देगी, तो जब उसे हरा देगी तो इसकी सर्वश्रेष्ठता खुद को आपको सर्वश्रेष्ठता स्थापित होगी ब्रिटिश नौसेना की। तो ब्रिटिश नौसेना की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई 1588 में। ब्रिटिश नौसेना की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई, सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई। तो ये साथियों ये वहां से कि अगर जैसे पूछता है कि जब फ्रांसीसियों को हराएंगे तो 1588 के बाद उन्हें ब्रिटिशों को पूरा भरोसा हो गया कि हमारी नौसैनिक सेना या नौसेना इतनी मजबूत और इतनी कुशल बन चुकी है कि कहीं भी व्यापार के लिए या व्यापार करने के लिए बाहर भी अपने समुद्री मार्ग से जा सकती है साथियों। तो इसके बाद जब ये इतना जब हो जाएगा उसके बाद फिर ये व्यापार करने के लिए इधर उधर जैसे आगे जाएंगे। तो उसके बाद जैसे ही चर्चा होगी तो अब ये मैं थोड़ा साफ करके हम अपने नेक्स्ट उस पर आते हैं। अब साथियों यहीं से ब्रिटिशों की चर्चा होगी। यहाँ से जैसे ही उन्हें पता उनको लगा कि हाँ हमारी नौसैनिक सेना या नौसेना सर्वश्रेष्ठ होती जा रही है, सबसे सही होती जा रही है, तो 1599 में आप देखोगे कि ये 1599 मर्चेंट करके आप कह सकते हो या मर्चेंट एडवेंचर्स करके एक वो था। अब मैं यहाँ एक व्यापारिक मंडल बोलते हैं जिसे 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स करके एक साथियों व्यापारिक मंडल या व्यापार करने वाला व्यापारियों का समूह, व्यापारी समूह वो भी बोल सकते हैं साथियों, समूह व्यापारी समूह था। उसके द्वारा साथियों आप देखोगे कि उसके द्वारा एक ब्रिटिश जैसे बोलते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडीज, अगर उसके जैसे नाम की चर्चा होगी वो मैंने पीपीटी में भी दे रखा है साथियों। तो उसमें जैसे ही नाम की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि उसकी ब्रिटिशों की जब चर्चा होगी तो उसमें 1599 में जब एक मर्चेंट एडवेंचर्स करके जो व्यापारी वो मंडल है वो एक कंपनी की स्थापना करेगा। और उसकी कंपनी की स्थापना जब करेगा तो या फिर अपनी जैसे अलग जैसे एक कंपनी का जैसे नाम जैसे होता है ना कि एक कंपनी हमने डाली, अब उसमें हमने बोला कि जिसको शेयर लगाने हो या जिसको शेयर खरीदने हो, इतनी जैसे लिमिटेड कंपनी है। और आज जैसे वर्तमान में भी ऐसा ही होता है कि किसी ने एक कंपनी खोली और वो सबके ओपन मार्केट में जाता है कि जिसको पैसे लगाने हो या जिसको इन्वेस्टमेंट करना हो उसे उसी हिसाब से शेयर दे दिए जाएंगे। ऐसे ही साथियों यहाँ हुआ कि जो मर्चेंट एडवेंचर्स जो व्यापारी समूह था उसने एक कंपनी बनाई पूर्व में व्यापार करने के लिए, पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए जाने के लिए उसने एक कंपनी बनाता है। और जब वो एक कंपनी बनाएगा तो उसमें आप देखोगे कि ये सभी से कहेगा कि आओ आइए हमारी कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करिए। और जब इन्वेस्टमेंट करने की जैसे ही ये बोलेगा तो आप देखोगे कि अलग अलग जिस तरीके से उस समूह ज्यादातर लोग उसमें इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ जैसे होंगे तो कुल जैसे सदस्यों की जब चर्चा होती है तो सदस्य पूछता भी नहीं है कुल सदस्यों की, बस इतना पूछता है कि जब इसकी स्थापना जब की जाती है तो उसमें मेन जैसे ही चर्चा होगी तो मेन होती है कि एक मर्चेंट एडवाइजर जो व्यापारी समूह था वो एक स्थापित करेगा एक कंपनी को।
उसके शेयर हो गए। उसमें आप देखोगे कि महारानी के भी शेयर होंगे। महारानी, या आप कह सकते हो कि जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, वही इजाजत देंगी और उन्हीं का आप कह सकते हो कि शेयर भी होंगे। और जब कंपनी बन के तैयार होगी, जिसे ईस्ट इंडीज जैसे बोला जाएगा, मेन जो पूरा नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेन आप कह सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर मैं लिखूं पूरा तो आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब हो, आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होगी, जिसमें महारानी के भी शेयर लगे हुए हैं साथियों। महारानी के जब शेयर होंगे और जब पूर्व के लिए व्यापार के लिए चलेगी, तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करेंगी। 15 वर्ष का इसे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होगा। 15 वर्ष का 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होगा। एकाधिकार, तो ये साथी 15 वर्ष का तो व्यापारिक एकाधिकार महारानी देंगे। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे ही सम्राट आएंगे, तो जेम्स प्रथम करके सम्राट होंगे। जेम्स प्रथम सम्राट जैसे ही आएंगे, तो उसमें आप देखोगे कि इनका व्यापारिक एकाधिकार अनिश्चितकालीन कर देंगे। वो अनिश्चितकालीन करने, और जैसी व्यापारिक एकाधिकार अनिश्चितकालीन होगा जेम्स प्रथम के द्वारा, या ये मैं थोड़ा साफ करके पूरा ही टॉपिक ही मैं अगर ये यहाँ से करूं, और अगर जैसे अगर मैं आपको ऐसे ही और बताऊं, जैसी चर्चा होगी, तो उसमें अगर मैं आपको जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेन, अगर शुरुआत से मैं समझाना चाहूँ, तो उसमें अगर आप देखोगे, तो मैंने अभी आपको बस इतना यहाँ तक समझाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो 1599 में विंटर एडवेंचर्स कह सकते हैं, या फिर आप जैसे उस तरीके की जब चर्चा हुई, उसमें मर्चेंट एडवेंचर्स की जब चर्चा हुई, तो उसकी आप बोल सकते हैं साथियों कि उसमें आप देखोगे कि व्यापारियों के समूहों के द्वारा जो पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए जो व्यापारिक समूह था, उसके द्वारा जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूर्व में व्यापार के लिए जब होती है, तो सभी शेयर लगाते हैं। मैंने भी आपको एक कहानी के तौर पर समझाया, ये पीपीटी में नहीं है, ये कहानी में सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई साथियों। अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी में आप देखोगे कि उसका जब नाम रखा जाएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ मर्चेंट ईस्ट इंडीज कंपनी ये करके रखा जाएगा। वो पीपीटी में साथियों दे रखा है। मेन हम आ जाएंगे कि फिर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और जब इसी को बाद में बोला जाएगा गवर्नमेंट ऑफ मर्चेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें साथियों मुझे यहाँ से समझाना है, यहाँ से क्या है, आप प्रश्न पूछेगा। यहाँ तक तो सिर्फ आपको स्थापना का एक पृष्ठभूमि बनानी थी। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि यह जब यहाँ से इसकी जब स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे कहा जाएगा, उसको इसमें मैंने आपको बता दिया कि सबके शेयर लगे हुए हैं, महारानी तक के शेयर लगे हुए हैं। तो महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्ष के लिए व्यापारिक एक अधिकार प्रदान करेंगे। 15 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करेंगे। एकाधिकार। और जब एलिजाबेथ 15 वर्ष के लिए इन्हें व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करेंगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो फिर आप देखोगे कि जेम्स प्रथम करके आएंगे, और जैसे जेम्स प्रथम साथी सम्राट थी, वो इन्हें अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करेंगे। और जब अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करेंगे, तो आप देखोगे कि जब अनिश्चितकाल की जब चर्चा होगी, तो उसमें आप कह सकते हो कि जेम्स प्रथम अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करेंगे। जब जेम्स प्रथम अनिश्चितकालीन एकाधिकार प्रदान करेंगे, तो साथियों यहाँ से जब प्रारंभ होता है कि कंपनी जैसी प्रथम बार आती है, उसके बाद जैसी व्यापारिक एकाधिकार अनिश्चितकालीन मिलता है, तो यहाँ से चलकर आप देखोगे कि 1813 के चार्टर में जाकर ये अनिश्चितकालीन एकाधिकार समाप्त होता है।
तो सीधे सीधे 1813 की चार्टर में, 13 के चार्टर या 1813 के चार्टर एक्ट में द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होता है। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होता है साथियों, समाप्त। जब 1813 में जाकर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होता है तो साथियों आप लगा सकते हो अंदाजा कि कितने वर्ष, 1813 तक व्यापारिक एकाधिकार रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जब व्यापारिक एकाधिकार के साथ साथ इससे बाद में आप देखोगे कि सैन्य शक्तियां भी मिल जाती हैं, ये साम्राज्य स्थापित करेंगे। इसी में आप देखोगे कि सबसे पहले आप कह सकते हो कि कैप्टन हॉकिंस आएगा। इसी में आपको मैं एक और जैसे समझाऊं, एक और पॉइंट, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन हॉकिंस आएगा। हॉकिंस ये साथियों जहांगीर के दरबार में आएगा और जहांगीर से अपनी कंपनी स्थापित या फैक्ट्री स्थापित या कोठी बनाने के लिए इजाजत प्राप्त करेगा। और जब इसे इजाजत तो मिल जाएगी, लेकिन साथियों आप देखोगे कि इसे अस्थाई कंपनी, अस्थाई कोठी बनाने की इजाजत मिलेगी। कोठी बनाने की इजाजत साथियों जहांगीर देगा कैप्टन हॉकिंस को। तो ये स्थाई नहीं है साथियों, अस्थाई है। मतलब कि ये परमानेंट नहीं है, ये अस्थाई है कि कभी भी चलो तुम व्यापार करने के लिए मांग रहे हो तो इस जगह आप कर लो। और कैप्टन हॉकिंस के बारे में बताऊं कि जब ये बात करेगा तो जहांगीर से ये फारसी भाषा में बात करेगा। तो जहांगीर बहुत खुश होगा कि एक आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स या एक विदेशी हमें फारसी भाषा में हमारी बात कर रहा है, क्योंकि ये फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। इसके बाद जब आप देखोगे कि इसके बाद फिर एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल आएगा। ये जब अस्थाई कोठी बनाने की जब चर्चा होगी या अस्थाई कोठी बनाएगा, सूरत में ही साथियों अस्थाई कोठी भी बनाता है कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल आएगा, ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल। और जब ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल आएगा तो वो साथियों टॉमस रो के नेतृत्व में आएगा। जब टॉमस रो के नेतृत्व में साथियों प्रतिनिधि मंडल आएगा तो वो आप देखोगे साथियों कि वो कंपनी स्थापित करने के लिए जहांगीर के दरबार में जाएगा और जहांगीर से बात करेगा। और जहांगीर को वो अपने, आप कह सकते हो कि जहांगीर को वो अपनी बातों में जिस तरीके से बोलते हैं कि अपनी बातों में भी नहीं बोल सकते, कि जहांगीर उस पर अनुमति दे देगा। जहांगीर को या से या अपनी बातों से या किसी भी अपने व्यक्तित्व से अनुमति प्राप्त करेगा। और फिर ये सूरत में स्थाई कोठी या कारखाना बनाने की इजाजत प्राप्त करेगा, बनाने की अनुमति प्राप्त करेगा, अनुमति प्राप्त करेगा। जब टॉमस रो आप कह सकते हो सूरत में स्थायी कोठी बनाने की अनुमति प्राप्त कर लेगा, तो साथियों यहीं से आप देखोगे कि अंग्रेजों की प्रथम कोठी साथियों सूरत में बनाई जाएगी। प्रथम कोठी या कारखाना सूरत में। यही आपको साथियों समझाना था। यहीं से आयोग आपसे लगातार प्रश्न पूछता है, तो हम बिना देरी के अब पीपीटी पे आते हैं साथियों। तो सीधे हम जैसे ही आएंगे तो आप देख पाओगे साथियों कि 1588 में मैंने अभी आपको समझाया कि 1588 में ब्रिटिश नौसेना ने स्पेनिश आर्मीडा नौसेना को पराजित किया। अतः ब्रिटिश नौसैनिक सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई। और जब ब्रिटिश नौसैनिक सर्वश्रेष्ठता स्थापित होगी तो फिर ये पूर्व की ओर व्यापार के लिए आगे बढ़ेंगे। तो 1599 में साथियों मर्चेंट एडवेंचर, मैंने अभी आपको बताया मर्चेंट एडवेंचर के नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने
पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर, ये देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम साथियों, मैंने अभी आपको बताया, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इतना बड़ा नाम है साथियों, आज तक जैसे पूछा नहीं गया, इतना बड़ा नाम। पहले पुराने में अगर कहीं एक बार पूछ लिया होगा तो पूछ लिया गया हो, लेकिन फिर भी जैसे अगर बाई चांस पूछ ले तो इसलिए मैंने पीपीटी में ऐड करवा दिया। हालांकि यहाँ तो मुझे भी नहीं पूरा हुआ, तो रटना है, अगर आएगा तो रटोगे, वैसे कोई उम्मीद नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि इसका ये पूरा नाम ये है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, जिसे ईस्ट इंडिया बाद में बोला गया। ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना हुई, बाद में से इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। तो साथियों आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ही याद रखनी है, उसी से साथी प्रश्न पूछता है, ये नहीं पूछता, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। इसके आगे जैसे हम देखेंगे साथियों, तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा रॉयल चार्टर जारी किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार, साथियों मैंने अभी आपको बताया था कि 15 वर्षों का एकाधिकार महारानी एलिजाबेथ के द्वारा प्राप्त होगा। बाद में देखोगे कि सम्राट, आप कह सकते हो कि 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, मैंने अभी आपको बताया था कि जेम्स प्रथम की जब चर्चा होगी, जेम्स प्रथम ने अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। जब आप देख पा रहे हो साथियों कि 1600 में महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षों के लिए इन्हें व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करके जब पूर्व के व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजती है, उसके 9 वर्ष बाद ही आप देखोगे कि जेम्स प्रथम जो सम्राट हैं, उन्हें अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे 1813 के एक्ट के द्वारा अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मैंने अभी आपको बताया था कि 1813 में जाकर, जो 1609 से प्रारंभ होकर 1813 में जाकर साथियों अनिश्चितकालीन एकाधिकार समाप्त होता है और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाती है, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे 1608 में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री खोलने की इजाजत प्राप्त की, लेकिन ये साथियों जो प्रथम फैक्ट्री थी ये अस्थाई थी, अस्थाई थी साथियों, ये अस्थाई कंपनी थी। और इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हॉकिंस, और सबसे पहले मैं अभी आपको बताया था कि हॉकिंस फारसी भाषा का जानकार था। हेक्टर नामक प्रथम जहाज, ये साथियों हेक्टर ये पूछ लेता है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो इस पे आप ध्यान रखना कि ये फारसी हॉकिंस के बारे में पूछा गया है, और यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछा गया साथियों, तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर है तो पूछ सकता है आरओ में, ये आरओ में भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर पूछ लेता है। तो कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा का जानकार था और हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का साथी कप्तान भी था। तो आप कह सकते हो कि हेक्टर नामक प्रथम व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाओगे साथियों कि 1611 में कैप्टन मिडल्टन, ये भी साथी प्रीवियस ईयर है, मिडल्टन ने जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की और 1613 में जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की। स्थायी कारखाना मतलब पहली साथियों जो फैक्ट्री अगर पूछा जाए तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि 1613 में सूरत में ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो ये इस पर ध्यान रखना क्योंकि स्थायी है, वो जो 1608 वाली वो साथियों अस्थाई थी। अगर सीधे सीधे पूछे तो 1608 वाली भी साथी बोल सकते हैं, लेकिन वो अस्थाई थी, स्थायी यहाँ करेगा। और जब ये क्यों करेगा, जब टॉमस मुनरो, अब जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि टॉमस मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी प्रतिनिधि मंडल मिला था साथी जहांगीर से आकर, तो उस पर आप कह सकते हो कि सूरत में जो कंपनी स्थापित की गई तो वो टॉमस मुनरो के प्रतिनिधि मंडल ने जहांगीर से इजाजत मांगी और उन्होंने प्राप्त करने में सफल हुआ। उसके बाद साथियों स्थापित करेगा। 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम साथियों एवं भड़ोच में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। तो इतने आप ध्यान रखना, ये भी साथियों कई बार पूछा गया, तो इस पे आप ध्यान रखना कि एक तो सूरत है, फिर आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, भड़ोच में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की 1623 तक।
तो आप देख पा रहे हो साथियों कि 1613 में या 1608 में इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित हो रही है और 23 तक आप देखोगे कि सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम और भड़ोच में अपनी कोठियां बनाएगा साथियों। ब्रिटिशर्स कोठियां बनाएंगे। और उसके बाद आप देखोगे दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी साथियों मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में साथियों 1611 में स्थापित की। तो इसको भी ध्यान रखना, ये साथियों प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो ये सब आपको जितने भी यहाँ पे जो पॉइंट मैंने इसीलिए एरो लगवाए साथियों, ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न अक्सर करके पूछता है आयोग, तो उस पर आप विशेष ध्यान रखना। 1639 में साथियों आप फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और मद्रास को पट्टे पे लेकर साथियों बाद में वही एक किलेबंद कोठी बनाई। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज साथियों कहा जाता है। और जब साथियों आप देखोगे कि जब फोर्ट सेंट जॉर्ज बन जाएगा तो इसी को जो ब्रिटिशर्स हैं इसी को अपना मुख्यालय बनाएंगे, मेन मुख्यालय इसको बनाएंगे मद्रास को। मद्रास से ही सब चलेगा। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो बंगाल में जब इनकी स्थापित होगी तो फोर्ट विलियम आप कह सकते हो फोर्ट विलियम जो कलकत्ता नगर को जब बसाया जाएगा, अब देखोगे इसी में दे रखा है, तो उसको कलकत्ता में भी ये साथियों अपना मुख्यालय बनाएंगे। लेकिन मेन मुख्यालय साथियों मद्रास में रहेगा। मद्रास के बाद एक बंदरगाह ही मुख्यालय बॉम्बे में या बम्बई द्वीप जब प्राप्त करेंगे तो उससे उसमें रहेगा। 1668 में साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को प्राप्त किया साथियों। ये प्राप्त है साथियों, ये सब तो नहीं है, ये प्राप्त है। प्राप्त किया और उसे एक व्यापारिक केंद्र के रूप में साथियों विकसित किया। और ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, मैंने कल ही करवाया कि 1668 में मुंबई कैसे प्राप्त किया। तो बम्बई साथियों ब्रिटिश राजकुमार से प्राप्त किया, क्योंकि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार से हुआ। और ब्रिटिश राजकुमार से जब कैथरीन का विवाह हुआ तो उपहार स्वरूप मुंबई द्वीप को उपहार स्वरूप दे दिया गया ब्रिटिश राजकुमार को। और ब्रिटिश राजकुमार ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर या 10 पाउंड वार्षिक कह सकते हैं कीमत पर, या किराए बोलेंगे साथियों, किराए पर या लीज पर उसे साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। तो अगर ये प्रश्न अगर पूछे कोई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई किससे प्राप्त हुआ, ब्रिटिश ऑप्शन होंगे ब्रिटिशर्स, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच। तो साथियों आपको बिना न संकोच के सीधे लगाना कि ब्रिटिशर से प्राप्त हुआ, ब्रिटिशरों से प्राप्त हुआ, क्योंकि ब्रिटिश राजकुमार भी तो ब्रिटिशर्स ही था, तो इससे प्राप्त हुआ। इस पे आप ध्यान रखना। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि 1686 में अंग्रेजों ने होली को लूटा। होली को दूर नहीं साथियों, ये लूट है, इसको आप थोड़ा सुधार कर लेना, लूट लिया। और जब लूट लेंगे तो परिणाम स्वरूप मुगल सेना से साथियों इसका संघर्ष होगा। और मुगल सेना से संघर्ष होगा तो उस समय साथियों मुगल शासक औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब इनको युद्ध में पराजित करेगा। और इनको जितने भी इनके आप कह सकते हो वहां उसके आसपास के जितने भी इनकी कोठियां थी, जितनी भी इनकी फैक्ट्रियां थी, या जितनी भी इनकी कारखाने थे, उन सबको साथियों खाली करके इन्हें भागना पड़ेगा। जिसके बाद कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े। अधिकार खोएगा उसके बाद साथियों आप देखोगे कि ये माफी याचनाएं करेंगे, मिन्नतें करेंगे। तब फिर औरंगजेब साथियों इनसे 1.5 लाख रुपए मुआवजा लेने के बाद इन्हें व्यापारिक अधिकार पुनः प्रदान करेगा। तो ये अंग्रेजों के द्वारा याचना करने पर औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए मुआवजा है साथियों, ये मुआवजा देने के बदले में पुनः व्यापारिक अधिकार इन्हें प्रदान कर दिए। फिर साथियों 1691 में जारी एक शाही फरमान के तहत एक मुफ्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क में भी छूट दे दी साथियों औरंगजेब ने। तो यहीं से आप देखोगे साथियों, यहीं से आप देखोगे कि जैसी फर्रुखसियर की चर्चा होगी, फर्रुखसियर इन्हें आप कह सकते हो गोविंदपुर, सूतानाती और कलकत्ता नगर, ये सब साथियों देगा। जहाँ ये फोर्ट विलियम की चर्चा करेंगे, जिसे कलकत्ता शहर बसाया गया, तो उसकी साथियों ये बसाएंगे। और पहला आपको कह सकते हैं उसका गवर्नर या जिसका देख रेख करने वाला मर्चेंट, उसे आप कह सकते हो अल्ले कायर को बनाया जाएगा। तो इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप विद्यार्थियों आपकी समझ में आ रहा होगा कि 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस्मान द्वारा अंग्रेजों को सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त होंगी साथियों। और जब जमींदारी प्राप्त हो गई तो आप समझ लो कि उस पर आर्थिक और राजनीतिक सारे अधिकार प्राप्त हो गए। और इन्हीं स्थानों को मिलाकर जॉब चौरनॉक ने फोर्ट विलियम में कलकत्ता नगर की स्थापना की, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट साथियों चार्ल्स आयर, मैंने अभी आपको बताया था कि चार्ल्स आयर बनाया जाएगा।
इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो कलकत्ता को अंग्रेजों ने, ये अंग्रेज नहीं साथियों, ये अंग्रेज है, तो इस पे मैं थोड़ा कर दूं। अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया कलकत्ता को। जब 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित करेंगे, बाद में आप देखोगे कि आगे चलकर 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा कलकत्ता। तो मैंने आपको बताया था कि पहले मद्रास मुख्यालय था। उसके बाद 1774 से 1911 तक लगातार कोलकाता, जो फोर्ट विलियम जो कलकत्ता नगर बसाया था जॉर्ज चार्नॉक ने, उसमें आप देखोगे कि उसमें मुख्यालय रहेगा, उसी को राजधानी बनाया जाएगा। और उसके बाद जब आप कह सकते हो कि थोड़ा गले में साथियों थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर कोई बात नहीं, क्लास पूरी होगी, आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए। तो जैसे ही आप देखोगे कलकत्ता नगर में जब राजधानी से 1774 से 1911 तक कलकत्ता नगर में जब राजधानी रहेगी, 1911 में आप देखोगे कि 1911 में आकर राजधानी दिल्ली आप स्थानांतरित कर दी जाएगी साथियों। तो इस पे आप ध्यान रखना। 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित होगा, उसी के द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी दिल्ली में राजधानी की दिल्ली स्थानांतरित करने की। तो 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियर, मैंने अभी आपको बताया था, फारूक सियर का इलाज कंपनी के डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने किया साथियों। और जब ऐसा आप कह सकते हो कि जैसे लाइलाज रोग जो वैद्यों से ठीक नहीं हुआ, उसमें उनके आप कह सकते हो कि जो उसके जो वैद्य हकीम थे, उनसे जब ठीक नहीं हुआ, तो कंपनी के से एक डॉक्टर बुलाया गया, और कंपनी के डॉक्टर के द्वारा आप देखोगे कि फारूक सियर का इलाज किया गया और फारूक सियर पूर्णतः स्वस्थ हो गया। तो फारूक सियर ने खुश होकर एक शाही फरमान अंग्रेजों को प्रदान किया, जिसके तहत बंगाल में निःशुल्क व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई। बंगाल में साथियों निःशुल्क व्यापार की अनुमति दी जाएगी। अजीम उस शाह ने साथियों गोविंदपुर, सुल्तानाती और वो दिए, 3 गांव दिए, या 3 जगह की आप कह सकते जमींदारी दी। उसी पे इन्होंने कलकत्ता नगर बसाया जॉर्ज चार्नॉक ने। और फारूक सियर ने साथियों ने बंगाल में निःशुल्क व्यापार की आप कह सकते व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो आप कह सकते हो कि साथियों इसमें न तो इन्हें अब कर देना, न व्यापारिक कर देना, न सीमा शुल्क देना, हर जगह से इन्हें छूट मिल गई। अब जब छूट मिल जाएगी तो उसके बाद आप देखोगे साथियों, तो सीधे हम ब्रिटिश कंपनी की यहीं तक चर्चा करते हैं। उसके बाद डेनिश कंपनी हमारी आ गई है साथियों। और जब डेनिशों की चर्चा होगी, और डेनिशों की जब चर्चा होगी, तो आप देखोगे डेनिशों के मेन आप कह सकते हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्थापना 1616 में, और जब 1616 में स्थापित हुई, तो उसी में साथ ही 1616 में ये भारत आएंगे। कंपनी स्थापित ही पूर्व में व्यापार करने के लिए की गई थी, 1616 में ही भारत आई। और ये डेनिश साथियों डेनमार्क के थे, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, बाकी तो आपके समझ में आ ही रहा होगा कि डेनिश डेनमार्क के ही थे। डेनिश कंपनी को साथियों इसने आप देखोगे, इसने ट्रंकोबार तमिलनाडु में अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1619 में साथियों 1619 में स्थापित किया। आप देख पा रहे होंगे कि 1619 में इसने पहला व्यापारिक केंद्र ट्रंकोबार तमिलनाडु में बनाया। यह कंपनी साथियों पूर्णतः, यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति, एक सेकंड, इसके बारे में साथियों बस इतना है डेनिश की कंपनी के बारे में। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही, और बाद में यह सभी अब केंद्रों को ब्रिटिश कंपनी को बेचकर चले गए। बाद में साथियों अपनी सारे केंद्र, जितने भी आपके इनके व्यापारिक केंद्र हैं, जितनी भी इनकी फैक्ट्री थी, ज्यादा तो नहीं थी, 1-2 जगह आप कह सकते हो। पहली व्यापारिक केंद्र ये था 1619 में ट्रंकोबार में, इसी के आसपास 1-2 व्यापारिक केंद्र होते। तो ये अपने सारे व्यापारिक केंद्रों को बेचकर ब्रिटिश कंपनी को बेचकर और चले गए। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट आएंगे, तो आप देखेंगे नेक्स्ट हम पहुंचेंगे पीडीबीडीएफएस के बाद, वो सॉरी एफ तक हो गई, बीडी तक हो गई, मतलब डी डेनिस तक हो गई, फ्रांसीसियों पे आएंगे साथियों। तो इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी, स्वीडिश की मैंने पीपीटी में भी ऐड नहीं किया, स्वीडिश का एक व्यापारिक मंडल आया था, तो आपको उसके बस क्रम की वजह से मैंने स्वीडिश बता दिया। वैसे स्वीडिश को कोई गिनता भी नहीं है, ज्यादातर बुकों ने तो हटा ही दिया स्वीडिश को, लेकिन मैंने सिर्फ आपको क्रम के बारे में कि पीडीबीडीएफएस प्रतिनिधि मंडल के बारे में या व्यापारिक मंडलों के अगर क्रम पूछा जाए, यही है कि कंपनियों का आगमन, यूरोपियों के आगमन में पीडीबीडीएफएस है साथियों। तो निसंकोच होकर इसको ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो सीधे हम फ्रांसीसी कंपनियों की चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं साथियों कि
सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी को आपको मेन ध्यान रखना है कि यह एक सरकारी कंपनी थी, सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त कंपनी थी। तो इसे पूर्णतः सरकारी, ये भी नहीं कि सरकारी, पूर्णतः सरकारी, इस पे सब कुछ सरकार का अधिकार था, सरकार के द्वारा ही निर्णय लिए जाते थे सारे। और लुई 14 में जो शासक था फ्रांस का, उसके शासनकाल में उसके वित्त मंत्री कोलवार्ट के द्वारा साथियों ये कंपनी स्थापित की गई। ये आपको दे रखा हो, सम्राट लुई 14 में वित्त मंत्री कोलवार्ट के द्वारा साथियों फ्रांसीसी कंपनी था, या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे बोला जाता था, उसकी स्थापना की गई। यह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, मैंने अभी आपको बताया कि यह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। 1664 में स्थापना हुई। सम्राट, ये साथियों सम्राट है साथियों, ये सम्राट लुई 14 में, और ये भी साथियों सम्राट ही है। सम्राट लुई 14 में इस समय में उसके वित्त मंत्री कोलबर्ट ने की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम था साथियों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसको आप ध्यान रखना कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम था। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाओगे साथियों कि 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया। और जब प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आएगा तो उसके द्वारा सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। और जब प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया जाएगा तो आप देखोगे विद्यार्थियों कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। अगर ये मैं जैसे अभी बताऊं, डुप्ले की चर्चा होगी, मैंने अभी आपको बताया था कि जब सहायक संधि की चर्चा होगी तो सहायक संधि का अगर जन्मदाता कोई बोला जाता है तो वो डुप्ले ही था, फ्रांसीसी गवर्नर। आप कह सकते हो कि आर्थिक लाभ के लिए आपको राजनीतिक या सैन्य सहायता प्रदान करना, आर्थिक लाभ के बदले या आर्थिक पैसों, या कह सकते हैं कि पैसों के बदले या धन के बदले आपको राजनीतिक या सैन्य सहायता प्रदान करना, यही सारी सहायक संधि होती थी, जिसको क्लाइव उस स्तर पर पहुंचाएगा। तो क्लाइव के समय में ही इसकी चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी, और बड़ी आसान तरीके से आपको मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा साथियों सहायक संधि का। तो आप ये बेहतर होकर पढ़ते रहिए। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरा व्यापारिक केंद्र कोठी बनाई गई। वैसे पहली ही पूछी गई, लेकिन ये विषय में पूछा गया तो साथियों इसमें, इसलिए मैंने इसमें पॉइंट डाल दिया। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि 1673 में ही कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने बलीकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से कुछ गांव प्राप्त किए साथियों, जिन्हें कालांतर में पांडिचेरी और वर्तमान में साथियों पुदुचेरी बोला जाता है। कालांतर में पांडिचेरी बोला गया, लेकिन वर्तमान में अगर जैसे आप तात्कालिक अगर देखा जाए या अभी देखा जाए, तात्कालिक नहीं सॉरी, वर्तमान अगर अभी में इसके नाम की देखा जाए तो इसका नाम साथियों चेंज होकर पुदुचेरी हो गया है। तो पांडिचेरी के नाम से जाना गया। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई नामक एक किला बनाया गया साथियों, फोर्ट लुई। और पांडिचेरी के बाद आप देखोगे कि माहे पर, मालाबार में आप देखोगे कि माहे की चर्चा होगी, मॉरिशस की भी चर्चा होगी, और उसके बाद देखो करिकाल की भी चर्चा होगी, क्योंकि ये सब क्या है कि फ्रांसीसी अधिकार के क्षेत्र, फ्रांसीसियों ने अधिकार में लिए। तो आगे 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां से फ्रांसीसियों ने एक जगह किराए पर ली, जहां चंदनगर की कोठी की स्थापना की साथियों। और यहाँ का किले को साथियों और ऑर्लियंस किला या फोर्ट ऑफ ऑर्लियंस या फोर्ट ऑर्लियंस बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की कोठी को या यहाँ के किले को फोर्ट ऑर्लियंस बोला जाता है। ये साथियों पूछा नहीं गया है, बाकी यहाँ तक चंदनगर की कोठी तक पूछा गया है। बाई चांस अगर आगे आयोग पूछे तो इसीलिए थोड़ा साथियों मैंने ये पॉइंट ऐड करवाया है। इसके आगे जैसे हम देखेंगे विद्यार्थियों तो आप देखोगे कि फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1721 में तो साथियों आपको मॉरिशस नजर आएगा। उसके बाद 1725 में मालाबार स्थित माहे, मैंने भी आपको बताया था ना माहे, एवं 1739 में करिकाल पर साथियों, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इधर आ जाता हूँ, करिकाल या कहीं कहीं कारिकल भी बोला जाता है, कारिकल पर अधिकार कर लिया फ्रांसीसियों के द्वारा। और ये जो कारिकल और माहे हैं, ये साथियों पांडिचेरी या पुदुचेरी के नाम से ही वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में पुदुचेरी पूछा जाता है। तो पुदुचेरी में माहे भी पुदुचेरी ही में इंक्लूड किया जाता है या गिना जाता है, करिकाल भी साथियों उसी में गिना जाता है, और पुदुचेरी वाली तो है ही है साथियों। तो इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में पांडिचेरी ही बोला जाता है इनको। उसके बाद देखेंगे विद्यार्थियों तो 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं जागृत हुई। और इस दौरान आप देखोगे कि फ्रांसीसियों ने
या कह सकते हो कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत के राज्यों में हस्तक्षेप किया। और राज्यों में हस्तक्षेप के साथ साथ आप देखोगे कि अब आगे जैसे ही हम देखेंगे तो फ्रांसीसी शक्ति में विस्तार करेगा, और जब फ्रांसीसी शक्ति में विस्तार होगा तो उसके बाद अंग्रेज या ब्रिटिशों से इनकी लड़ाई होगी, या ब्रिटिशों से इनके जब युद्ध जैसे युद्ध हुआ ब्रिटिशों से, या लगभग 20 वर्ष तक लगभग इनका संघर्ष चला, जिन्हें कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्धों का साथियों आगे वाली क्लास में विस्तार से चर्चा हुई कर्नाटक युद्धों पर, जो लगभग 20 वर्षों तक चलेगा। और अंतिम जैसे ही आप देखोगे कर्नाटक युद्धों के बाद में इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार किया। ये अभी मैंने आपको समझाया साथियों। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध बोला जाता है। और 3 युद्धों की आप कह सकते हो कि 3 युद्धों का अगर संघर्ष बोला जाए तो लगभग 20 वर्ष है। इसमें नहीं मैंने लिखवाया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि लगभग 20 वर्षों तक वो संघर्ष चला। और उस संघर्ष को आप देखोगे कि इन युद्धों के दौरान अंततः 1760 में बंडीवास की लड़ाई, ये जो मेन, ये कई बार कम से कम इसमें मैं साथियों 4 स्टार लगा रहा हूँ, 4 स्टार। ये समझ लो कि पेपर आउट ही है, ये पूछेगा ही। अगर यहाँ से अगर प्रश्न उठाता है एक भी प्रश्न, तो सीधे सीधे यूरोपियों के आगमन से उठाएगा, तो ये बंडीवास की लड़ाई पूछ ही लेगा साथियों। तो इसमें आप देखोगे कि बंडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से पराजित किया। जब अंतिम रूप से पराजित करेंगे उसके बाद आप देखोगे जैसे ही तो राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा, मैंने अभी आपको बताया था कि आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा का सूत्रपात भारत में फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने किया, जिसे सहायक संधि बोला जाता है, जिसे आगे चलकर ब्रिटिश अधिकारी क्लाइव ने अपनाया। ये क्लाइव ने अपनाया नहीं साथियों, क्लाइव ने अपनाया तो ठीक है, लेकिन क्लाइव ने विस्तार दिया। इस आप कह सकते हो कि इस स्तर तक इसका विस्तार करेगा साथियों। कि सहायक संधि उस समय का आप कह सकते हो कि बिना युद्ध और वो किए अपने साम्राज्य को विस्तार करने का एक प्रमुख, जैसे बोलते हैं कि प्रमुख हथियार के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। और हथियार के बाद जैसे ही क्लाइव की चर्चा, मैं बता तो रहा हूँ, क्लाइव की चर्चा होगी, उसके बाद जैसे ही डलहौजी की हड़प नीति की भी चर्चा होगी। तो उस समय जो जितनी भी नीतियां एक क्रम से साथियों क्लास वाइज करवाऊंगा, बड़े विस्तार से आपको बड़ी आसान फॉर्म में साथियों एक एक पॉइंट समझा के करवाऊंगा। तो बेफिक्र होकर विद्यार्थियों आप पढ़ते रहिए। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों, तो सीधे सीधे फ्रांसीसियों के पतन के कारण आएगा कि फ्रांसीसियों की पराजय का आखिर कारण क्या थे। तो मेन साथियों आपको जैसे पॉइंटों में अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहला पॉइंट अगर दे रखा होगा, तो सबसे पहले पॉइंट में आपको सीधे बोलना है कि जो फ्रांसीसियों की जो नौसैनिक सेना थी वो ब्रिटिशों की अपेक्षा कमजोर थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स नौसेना ने स्पेनिश आर्मीडा को हराया था। स्पेनिश आर्मीडा या स्पेनिश नौसेना उस समय यूरोपियन नौसेना, यूरोप में सर्वश्रेष्ठ नौसैनिक साथियों स्पेनिश थे। स्पेनिश नौसेना या स्पेनिश आर्मीडा के जो सैनिक थे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे कुशल, युद्ध कुशल थे। उनको हराकर जब ब्रिटिश नौसेना ने अपने कह सकते हैं कि अपनी श्रेष्ठता स्थापित की, तो उसी वजह से आप देखोगे कि फ्रांसीसी, अब ये यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट जो ले रखा है, ये साथी पहला पॉइंट है कि नौसैनिक, इस पे मेन जो पॉइंट है यही है कि नौसैनिक क्षमता में ब्रिटिशों की तुलना में कमजोर थी। जो फ्रांसीसियों की नौसेना थी वो ब्रिटिशों की तुलना में कमजोर थी। दूसरा आप देखोगे कि फ्रांसीसियों की कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, इस कारण निर्णय लेने में विलंब भी होता था। ये भी साथियों पतन का कारण बनेगा, साथियों पराजय का मेन कारण बनेगा कि जब निर्णय लेना है भारत में तुरंत की तुरंत और निर्णय लिया जा रहा है 4 दिन बाद, तो उससे साथियों सीधे सीधे युद्ध में फर्क पड़ता था। पराजय का ये भी कारण था। उसके बाद आप देखोगे कि कंपनी के अधिकारियों में सहयोग एवं समन्वय का अभाव था। ये मैं साथियों जब आपको मैं बताऊं कि जब मैं आपको करवाऊंगा कर्नाटक युद्ध, उसमें बताऊंगा कि फ्रांसीसी अधिकारियों में समन्वय नाम की, आप कह सकते हो समन्वय नाम का वो है ही नहीं। क्योंकि जब आप देखोगे जैसे ही कर्नाटक युद्ध चल रहे होंगे, तो थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं, तो एक अधिकारी जब निर्णय लेता है, उसके बाद जैसे ही सरकार दूसरे अधिकारी को भेजेगी, उसके बिल्कुल विपरीत निर्णय लेकर उसके निर्णय को पलट देगा, जिससे और हार का सामना करना पड़ेगा। तो वो सब मैं आपको विस्तार से साथी कर्नाटक युद्ध में ही करवाऊंगा। आज की क्लास को साथियों यहीं तक विराम देते हैं। कल की क्लास में फिर बंगाल पर आधिपत्य से ब्रिटिशों का उससे प्रारंभ करेंगे। तो कोई साथी या कोई मित्र, कोई विद्यार्थी अगर नया चैनल में आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए साथियों, जिससे कि किसी जरूरतमंद विद्यार्थी के पास ये मेरी क्लास पहुंच सके। तो मिलते हैं साथियों फिर कल। जय हिंद, राधे राधे।